गुड मॉर्निंग, वेलकम टू देवत गेट इजी। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। अभी तक हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन थे। अब ऐसे बहुत से पार्ट चलेंगे। हर पार्ट में जितने क्वेश्चन डिस्कस हो पाएंगे उतने हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। अभी पैरेलली हम 1-2 सब्जेक्ट और स्टार्टअप करेंगे। जैसे स्टोम हमने किया था, ऐसे कोई फ्लूइड मैकेनिक्स या थर्मोडायनेमिक्स करके हम पैरेलली कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस की। अच्छा, आजकल ये भी देखा गया है कि हमने जब से स्टार्टअप किया है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन का, ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट को कुछ और लोग भी कॉपी कर रहे हैं यूट्यूब पे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम है ईमानदारी से काम करना, आपको पढ़ाना, और आपका काम है ईमानदारी से पढ़ना। रिज़ल्ट कन्वर्ट होगा या नहीं होगा वो आपके एफर्ट पर डिपेंड करता है। हम जितना एफर्ट कर रहे हैं, जैसे 1 घंटे का वीडियो आपको मिला तो आप उस वीडियो को 4-5 घंटे कम से कम वीडियो पे दीजिए। उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उस पर डिस्कशन करिए, और वो क्वेश्चंस और वो कॉन्सेप्ट मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि अभी 4-5 क्वेश्चन हुए हैं, 10, 20, 15 क्वेश्चन हो जाएं, उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन मटेरियल्स देंगे ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें और आपको पता चल सके जो आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करना है, ठीक है। तो उस सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूनिफॉर्म सिलेंडर सिलेंड्रिकल रॉड। क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहले तो ये समझो कि सिलेंड्रिकल रॉड क्या है। कोई रॉड होगी, ये क्या ये रॉड सिलेंड्रिकल रॉड है? यस, सिलेंडर जैसे दिख रही है, सिलेंड्रिकल रॉड है। लेकिन यूनिफॉर्म सिलेंडर, सिलेंडर का क्या मतलब हुआ? सिलेंडर का सिंपल सा मतलब होता है जो भी शेप हो। अगर ये सिलेंड्रिकल ना हो करके ये क्यूबिक होती या कुछ और होता तो उसका ऐसे सिलेंडर का मतलब होता है वो पतला सा होना चाहिए, बस सिंपल सा मतलब था। रेक्टेंगुलर, मान लो रेक्टेंगुलर रॉड होती और उन्होंने बोल दिया कि सिलेंडर रेक्टेंगुलर रॉड, तो पतली सी। सिलेंडर का सिंपल सा मतलब होता है पतली सी। कई बच्चे सिलेंडर और सिलेंडर में डिफरेंस नहीं कर पाते, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक छोटी छोटी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक लेवल से चला हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों के मन में कौन कौन से डाउट आ सकते हैं, ठीक है। सिलेंडर सिलेंड्रिकल रॉड का मतलब हुआ कि अगर ये सिलेंडर जो सिलेंड्रिकल रॉड अगर इतनी मोटी थी तो मुझे लगता है ये सिलेंडर का मतलब हुआ पतली सी रॉड, कोई एक पतली सी रॉड जो है ऐसे है। क्लियर है? इज मेड ऑफ अ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल। मैंने उस दिन बताया था आपको कि होमोजीनियस क्या होता है और आइसोट्रॉपिक क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब हुआ मटेरियल जो है केमिकली बैलेंस्ड है, वो हर डायरेक्शन में केमिकली बैलेंस्ड है। और आइसोट्रॉपिक का मतलब हुआ, जैसे हर डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? एक्स, वाई और जेड, तीनों डायरेक्शन में जब केमिकली बैलेंस्ड हो तो वो मटेरियल होता है होमोजीनियस। लेकिन अगर तीनों डायरेक्शन में मटेरियल सेम हो, देखो केमिकली बैलेंस्ड और मटेरियल सेम होने की दोनों में डिफरेंस है। अगर तीनों डायरेक्शन में या सारी डायरेक्शन में एक्स, वाई, जेड तीनों डायरेक्शन में मटेरियल अगर सेम हो, सेम मटेरियल, तो वो आइसोट्रॉपिक मटेरियल है। अगर मटेरियल डिफरेंट है अलग अलग डायरेक्शंस में तो वो अनआइसोट्रॉपिक मटेरियल है। अगर होमो मतलब केमिकली करेक्ट नहीं है, केमिकली बैलेंस्ड नहीं है, तो वो नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। वैसे मैंने ये पहले डिस्कस किया था, ठीक है, कोई बात नहीं। द रॉड इज रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। कह रहे हैं कि एक सरफेस था, उस पर हमने ये रॉड जो है रख दी थी। ये कोई सरफेस रहा होगा, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, बस हमने रॉड रख दी है। एंड रॉड इज हीटेड यूनिफॉर्मली, एक साथ हम इसको हीट करा रहे हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली इसको हीट करा रहे हैं। इफ द रेडियल एंड लॉन्जिट्यूडनल थर्मल स्ट्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा आर एंड सिग्मा जेड। ये कह रहे हैं कि ये बताओ कि अगर इस रॉड में रेडियल स्ट्रेस
रेडियल एंड लॉन्जिट्यूडनल। स्ट्रेसेस रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा आर एंड सिग्मा जेड है। तो मुझे बता दो कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को उठाया हूं। अब मुझे लगता है आपको ये पता होना चाहिए कि थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट क्या था। थर्मल स्ट्रेस कब जनरेट होती है? थर्मल स्ट्रेस तब जनरेट होती है जब बॉडी आपकी फिक्स हो। अगर थर्मल स्ट्रेस नहीं अगर बॉडी आपकी फिक्स नहीं है तो फिर उसमें जितनी टाइप की स्ट्रेस होगी, वो चाहे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस हो, चाहे सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस हो, चाहे रेडियल स्ट्रेस हो, जो मर्जी स्ट्रेस होगी, अगर थर्मल स्ट्रेस है, थर्मल स्ट्रेस के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेस क्या होगी? ज़ीरो। ये हमने आपको पहले भी बताया था, पहले क्वेश्चंस में, पहले पार्ट में बताया था। ठीक है, तो मुझे बताओ सबसे पहले ये भी तो समझ लो रेडियल और लॉन्जिट्यूडनल का क्या मतलब हुआ कि अगर जैसे इसका रेडियस है ना, इसको थोड़ा सा बड़े में अगर हम दिखाएं तो ये रॉड कुछ ऐसे दिखेगी बड़े में, इसकी कुछ रेडियस होगी, इसकी कुछ रेडियस होगी, तो ये कह रहे हैं कि रेडियली अगर जो कोई स्ट्रेस काम कर रही है और इसके लेंथ के टर्म में जो स्ट्रेस काम कर रही है, ये रेडियली काम कर रही है तो सिग्मा आर, लेंथ के टर्म में काम कर रही है तो सिग्मा जेड। ये कह रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में है। तो मुझे बताओ पहला ऑप्शन क्या है? रेडियल स्ट्रेस जीरो है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस जीरो है, या रेडियल स्ट्रेस जीरो नॉन जीरो है और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस जीरो है इस बॉडी पे, या फिर रेडियल स्ट्रेस जीरो है और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस नॉन जीरो है, या फिर दोनों ही नॉन जीरो हैं? क्या ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से? भाई मैंने क्लियरली बता दिया है, हर बार जब भी थर्मल स्ट्रेस के टर्म्स में बात करें, बॉडी फिक्स होनी चाहिए। बॉडी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, फ्री रखी हुई है, कोई फिक्स नहीं है। चाहे रेडियल स्ट्रेस की बात करो, चाहे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करो, सारी स्ट्रेसेस में क्या होगी? जीरो होगी। इसका मतलब ऑप्शन 1 सही होगा। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। स्टील बार ऑफ 40 mm इंटू 40 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड 40 mm इंटू 40 mm। अगर मान लो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ना भी लिखा हो तो आपको इतना समझ आना चाहिए कि 40 mm इंटू 40 mm क्या है। 40 इंटू 40, मान लो कोई सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन, ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शन ही होगा वो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस की बात कर रहे हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। 40 mm इंटू 40 mm, इसका क्या मतलब हुआ कि ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। स्क्वायर का मतलब होता है कि दोनों भुजाएं जो हैं सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 200 किलो न्यूटन। ठीक है, मान लो एक बॉडी है, इन्होंने कहा ये कह रहे हैं कि ये इसका जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है ना, ये कौन सा क्रॉस सेक्शन? ये वाला स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। ये कितना है? ये है 40 mm इंटू 40 mm। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये कंप्रेसिव लोड इस पे लग रहा है 200 किलो न्यूटन का। किस पे? इस पे। कंप्रेसिव लोड का मतलब डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है ना, 200 किलो न्यूटन, 200 किलो न्यूटन। ठीक है, इस डायरेक्शन में 200 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी 200 किलो न्यूटन लग रहा होगा भाई। हाँ ठीक है, पहले पढ़ लो तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। इफ़ द लेंथ ऑफ द बार इज 2 मीटर, कह रहे हैं कि अगर इस बार की जो लेंथ है वो 2 मीटर है, एंड E इज इक्वल टू 200 गीगा पास्कल। E क्या होता है? मैंने क्या डिस्कस किया था? E इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये होती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है,
और प्रॉपर्टी को हमने पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, आया कहाँ से, हुक्स लॉ जब कहता था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब भी हम हटाएंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, ये तो बेसिक रूल है, और वही कांस्टेंट होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी कांस्टेंट को अगर हम लिखते हैं ऐसे तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और यहीं से हमने फाइंड किया था अगर स्ट्रेस की वैल्यू P/A है, मतलब कि फोर्स पर यूनिट एरिया, रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ ना। तो यहाँ से निकल के आता है PL अपॉन में A डेल L इज इक्वल टू E। ठीक है, अब यहाँ से डेल L अगर निकालना हो, डेल L का क्या मतलब हुआ, चेंज इन लेंथ। जैसे कोई बॉडी है, इस पे अगर आप टेंशन लगा रहे हैं तो इसमें चेंज इन लेंथ कितना हुआ, अगर आप कंप्रेशन लगा रहे हैं तो फिर चेंज इन लेंथ कितना हुआ। ऑब्वियसली कंप्रेशन में लेंथ जो है घटेगी और टेंशन में बढ़ेगी। तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है, कंप्रेसिव लोड की, और पूछा क्या है, द कंट्रैक्शन ऑफ द बार, मतलब इस बार में कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा। तो ऑब्वियसली 200 किलो न्यूटन अगर इधर काम कर रहा है तो 200 किलो न्यूटन इधर भी काम कर रहा होगा, तभी तो कॉन्ट्रैक्शन निकाल पाओगे। अगर एक ही डायरेक्शन में मान लो 200 किलो न्यूटन काम कर रहा है तो ये तो आगे की तरफ चला जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन निकालने का मतलब क्या रहा, क्यों बता रहा है ये, समझ रहे, अपना दिमाग नहीं लगाना है उसमें कि यार ऐसे लगा रहा है तो हम इसमें एक्सेलरेशन या समथिंग कुछ और सोचते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट सोचने लगते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सिंपल सोचना चाहिए, जो गेट बोल रहा है जितना बोले उतना ही करना है। गेट का पहला फॉर्मूला यही है, और दूसरा फॉर्मूला यह है कि गेट का जो वर्चुअल कैलकुलेटर है वो आपके पास हमेशा रेडी होना चाहिए। जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो इसका वर्चुअल कैलकुलेटर प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पे हमेशा आपके सामने वर्चुअल कैलकुलेटर होना चाहिए गेट का। ठीक है, मैंने बता दिया कि सारा कुछ क्या है। ये ई क्या है, कॉन्ट्रैक्शन पूछ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो या एक्सपेंशन हो वो होता है डेल एल ही। डेल एल इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया और पहले भी बताया था कि डेल एल इज इक्वल टू PL अपॉन AE, हमेशा ये याद रखना है। अब ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन भी है और एक्सपेंशन भी है, ये कॉन्ट्रैक्शन भी है या एक्सपेंशन भी है, या इसको डिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, देखो चेंज इन लेंथ है ये टोटल कुल मिला के। अब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हुआ कि कंप्रेसिव लोड लग रहा है, एक्सपेंशन का मतलब हुआ कि टेंसाइल लोड लग रहा है, डिफ्लेक्शन का मतलब दोनों हुआ कि कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है, चेंज इन लेंथ कितनी हो रही है। ठीक है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा आपको डाउट नहीं आना चाहिए इसमें। अब आपसे पूछ रहा सिंपल इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, PL अपॉन AE। P कितना लग रहा है, बस ध्यान रखना है आपको, गेट में मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, तो यूनिट जो है, यूनिट की नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट क्या है, 200 किलो न्यूटन। अगर इसको न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो 10 पावर 3 न्यूटन हो जाएगा। लेंथ कितनी है, मीटर में दी हुई है 2 मीटर। क्या इसको mm में कन्वर्ट करेंगे, अब मान लो मीटर में, चाहे अगर मीटर में ले रहे हो, लेंथ की यूनिट अगर मीटर में ले रहे हो तो सारे यूनिट मीटर में लो, अगर mm में ले रहे हो तो सारी यूनिट mm में लो। मेरे हिसाब से मैं mm में लेके चलता हूँ, और 2 × 10 पावर 3 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 × 10 पावर 3, मतलब कि ये 2 मीटर है तो ये क्या हो जाएगा, 2000 mm हो जाएगा। अपॉन में एरिया कितना है, चूंकि ये mm में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर का एरिया कितना होता है, 40 × 40 A स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर का एरिया। अगर इसकी लेंथ A है, इसकी भी लेंथ अगर A है तो इसका एरिया होगा A स्क्वायर। ठीक है, E की वैल्यू क्या लेंगे, E की वैल्यू क्या दी हुई है, 200 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल का मतलब होता है कि 200 × 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
इसका यही मतलब होता है। लेकिन अगर इसको mm में कन्वर्ट करोगे मीटर को, तो ये क्या हो जाएगा 200 गीगा पास्कल क्या हो जाएगा। अगर इसको mm में कन्वर्ट करो तो देखो कितनी यूनिट आ रही है, 10 पावर 3 से यहाँ 10 पावर मीटर का क्या हो जाएगा, 1 मीटर में 10 पावर 3 mm होता है, तो 10 पावर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 10 पावर 3 का होल स्क्वायर होगा, 10 पावर 6 हो जाएगा। 10 पावर 6 यहाँ से कट जाएगा तो कितना आएगा, 2 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या होता है, मेगा पास्कल होता है। ये सारी यूनिट आपको कंफर्म होनी चाहिए। सबसे पहले अगर नहीं समझ में आता है तो यूनिट पे जाके आज डिस्कशन करना, यूनिट पे ही समझना। गूगल पे सर्च करोगे आपको सारी यूनिट पता चल जाएगी। बच्चे कन्फ्यूज़न यूनिट में ही होते हैं, बच्चों का जो कन्फ्यूज़न होता है। तो 200 इंटू 10 पावर 3 मेगा पास्कल हो जाएगा। तब हमने क्या लिया है, mm में यूनिट लिया है। तो इसका मतलब 200 इंटू 10 पर पावर 3 हो जाएगा। 10 पावर 3 से 10 पावर 3 कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 0 है, 1 0 ये कट जाएगा। यहाँ से 1 0 ये भी काट सकते हैं। आपका निकल के क्या आएगा, ये आएगा 20 इंटू 2 अपॉन में 16 इंटू 2 ना, 2 से 2 कट गया, 20/16। इसको कितना हो जाएगा 20/16, 20/16 अगर आप निकालोगे 20/16 ये हो जाएगा 1.25 किसमें, mm में, क्योंकि आपने यूनिट्स क्या ली थी, mm में ली थी। तो मुझे लगता है कि आपका आंसर आ गया होगा। आपका आंसर क्या था, पहला आंसर ही है 1.25 mm। देखो अगर आप यूनिट सही तरीके से लेके चलेंगे तो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आने वाला। लेकिन अगर आपको यूनिट की जानकारी नहीं है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ लिए हैं तो 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना है इसमें। लेकिन आपको अगर यूनिट नहीं पता है तो आप ध्यान से समझना कि गेट जो है बहुत स्मार्ट तरीके से आंसर डिज़ाइन करता है, फ्रेम करता है क्वेश्चन को। आपका आंसर ये भी मैच कर सकता था, ये भी मैच कर सकता था और ये भी मैच कर सकता था। इसी तरीके से वो डिज़ाइन करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना सफिशियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bar having cross sectional area of 700 mm square, एक बार है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 700 mm स्क्वायर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे पता चलेगा, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसका ये है 700 mm स्क्वायर। ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड्स, मतलब उस पर कई लोड्स एक्ट कर रहे हैं एट द पोजीशन इंडिकेटेड। पोजीशन सारी इंडिकेट की गई है PQRS। P पे कितना लोड एक्ट कर रहा है, Q पे कितना कर रहा है, R पे कितना कर रहा है और S पे कितना कर रहा है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन सेगमेंट QR, कह रहे हैं कि ये जो सेगमेंट आपका QR है ना, इस सेगमेंट में कितनी स्ट्रेस की वैल्यू एक्ट कर रही है, ये कैसे पता चलेगा। मैंने इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसमें भी समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि स्ट्रेस निकालने के लिए इस सेगमेंट में स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है, रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, एरिया कौन सा होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया तो हमें गिवन है, एरिया हमें गिवन है, क्योंकि ये जो बार है ये सारा बार यूनिफॉर्म बार है, सारा क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। तो इसलिए अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है तो इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, इसका तो नहीं दिया। लेकिन यूनिफॉर्म बार है ना, एक तरीके से दिख रहा है, यूनिफॉर्म बार है, तो इसलिए इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा। तो इसका मतलब आपको सिर्फ निकालना है रेजिस्टेंस फोर्स। रेजिस्टेंस फोर्स मतलब कि फोर्स जो उस पर एक्ट कर रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ही होता है। ठीक है, अब बताओ, मैंने कहा था कि ऐसे सेगमेंट में फोर्सेस निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है।
आसान तरीका यह है कि पहले लेफ्ट साइड और राइट साइड का पोर्शन आप अलग कर लो। लेफ्ट साइड का पोर्शन अगर आप पी क्यू अलग कर लेते हो और यहां पे ये आर एस, पी क्यू और आर एस का पोर्शन अलग कर लेते हो, उधर का उस साइड, इधर का इस साइड। अब आंख मूंद के आपको फोर्सेस की डायरेक्शन लगा देनी है 63 किलो न्यूटन, जो इधर एक्ट कर रहा है। इधर एक्ट कर रहा है तो इधर भी 63 किलो न्यूटन ही एक्ट कर रहा होगा, तभी रेजिस्टेंस आएगा और तभी रेजिस्टेंस फोर्स आएगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस आएगी। तो मुझे लगता है कि 63 किलो न्यूटन इधर एक्ट कर रहा है और 63 किलो न्यूटन इधर एक्ट कर रहा है। आपको मैंने बताया था बिल्कुल आंख मूंद के काम करना है। दूसरा सेगमेंट आप उठाओ, 21 किलो न्यूटन का फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, तो 21 किलो न्यूटन इधर भी एक्ट कर रहा होगा, ये मैंने बताया था। ठीक है, दोनों सेगमेंट क्लियर हो गए। अगर ऐसे सेगमेंट में स्ट्रेस की वैल्यू पूछता तो आपको सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया लगा देनी थी और आपका स्ट्रेस की वैल्यू आ जाती। ये क्वेश्चन पूछा गया है गेट 2006 में 1 नंबर का, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आज भी आते हैं, इसलिए ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैटर्न मैंने पहले भी डिस्कस किया था। अब मुझे बताओ कि तीसरा सेगमेंट जो बीच वाला सेगमेंट है, इसमें फोर्सेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो ये सेगमेंट कौन सा है, Q और R। पूछा क्या है, QR सेगमेंट में वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कितनी होगी। स्ट्रेस की वैल्यू निकालने से पहले रेजिस्टेंस फोर्स आपको निकालना होगा। रेजिस्टेंस फोर्स क्यू पॉइंट पे किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में 35 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा है। तो अब यहां पे ये भी पॉइंट क्यू है, ये भी पॉइंट क्यू है। अगर दोनों पॉइंट को हम मिला दें तो इस डायरेक्शन में दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में 35 किलो न्यूटन आना चाहिए। लेकिन आपका 63 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और अगर हम इसी डायरेक्शन में मान लो ये ले लेते हैं तो ये तो ऑब्वियसली इसका लोड बढ़ जाएगा ना। क्या ये हम 35 किलो न्यूटन यहाँ पाएंगे रिजल्टेंट? नहीं पाएंगे। इसका मतलब इससे एक चीज़ तो पता चल गई कि स्ट्रेस फोर्स की वैल्यू इस डायरेक्शन में होगी कहीं ना कहीं इस सेगमेंट पे, क्योंकि ये 63 है, यहाँ से कुछ कम करके उसके बाद इस डायरेक्शन में 35 किलो न्यूटन एक्ट करेगा। वो कौन सी वैल्यू होगी? 63 में से अगर आप 35 घटा दोगे तो ये बचेगा 28 किलो न्यूटन की वैल्यू बचेगी। अगर आप इसको 28 किलो न्यूटन यहाँ पे एक्ट कराओ तो मुझे बताओ कि अब इसका रिजल्टेंट क्या 35 किलो न्यूटन, वो भी डायरेक्शन भी क्लियर होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो इसका रिजल्टेंट अगर आप लेते हो तो 63 इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, और इसमें से अगर आप 28 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में घटा दोगे तो ये कितना बचेगा? 35 किलो न्यूटन ये आएगा रिजल्टेंट। और ये 35 किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, क्योंकि 63 इस डायरेक्शन में ज़्यादा था, इस डायरेक्शन में कम है। 63 में से 28 इस डायरेक्शन वाला घटा दोगे तो इस डायरेक्शन में 35 किलो न्यूटन आएगा इसका रिजल्टेंट। अब आप चाहे आंख मूंद के 28 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा दो, जिस डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा है, चाहे इसका भी रिजल्टेंट निकाल लो। इस डायरेक्शन में 21 किलो न्यूटन लग रहा था और इस डायरेक्शन में आपने 28 किलो न्यूटन लगा दिया, तो रिजल्टेंट कितना आ गया? 49 किलो न्यूटन। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। क्या रिजल्टेंट पे 49 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसकी डायरेक्शन गलत है। ये 49 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में ही होगा। बात समझ में आई? ये 49 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में होगा। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि यार इसका भी रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है। इस पर कंफ्यूजन मत होना, ये क्वेश्चन मैंने मिस्टेक किया है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन यही होगी, 49 किलो न्यूटन ही होगी। ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा। अब आपको रिजल्टेंट पता चल गया, इसका मतलब आपको सेगमेंट पे ये फोर्सेस की वैल्यू पता चल गई। 28 किलो न्यूटन, वो भी टेंसाइल में। ठीक है, टेंसाइल में 28 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा है।
तो अब आप स्ट्रेस की वैल्यू निकालो। स्ट्रेस की वैल्यू क्या निकल के आएगी? स्ट्रेस की वैल्यू होगी, स्ट्रेस इज इक्वल टू 28 किलो न्यूटन पर 700 mm स्क्वायर। पूछा क्या है? मेगा पास्कल में। मेगा पास्कल क्या होता है? न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू मेगा पास्कल होता है, या फिर 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है मेगा पास्कल। मैंने कहा था यूनिट्स में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यूनिट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप mm में ले रहे हो तो ये मेगा पास्कल होगा, अगर आप मीटर में ले रहे हो तो ये मेगा पास्कल होगा आपका। आप mm में ले रहे हो, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये है मेगा पास्कल की यूनिट, ठीक है। अब किलो न्यूटन है, इसका मतलब 10⁻3 होगा, तो 28 × 10⁻3 अपॉन में 700 करोगे तो मुझे लगता है ये 40 मेगा पास्कल आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, ये आंसर ए आपका सही होगा। कई बार गेट में ऐसा भी होता है कि आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो ऑप्शन ए मैच करता है, लेकिन गेट बहुत स्मार्ट तरीके से आजकल देता है। ये 2006 के क्वेश्चन है। अब आज के समय में जो आपका पहला ऑप्शन अगर सही हो रहा है ना, तो उस पर थोड़ा सा डाउट रखना, क्योंकि क्या पता वो सही ना हो। और वो ऐसे फ्रेम करते हैं क्वेश्चन को कि आपका पहला ही आंसर सही होता है और आपने ऑप्शन देखा और आप चले गए आगे। देखो आज का जो 4th क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक 200 × 100 × 50 mm³ स्टील ब्लॉक, जब 3 चीज़ें दी हुई हैं, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है? ये लेंथ, ये विड्थ, ये हाइट। कोई ब्लॉक है ऐसे टाइप का, इसमें 3 ही चीज़ होगी, एक लेंथ होगी, एक इसकी विड्थ होगी, और ये इसकी हाइट भी होगी, कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। अगर हम विड्थ को W से इंडिकेट करते हैं तो ये कह रहे हैं एक ब्लॉक है, स्टील ब्लॉक है, इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। देखो ये क्वेश्चन जो है दिखने में सिंपल सा है, जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो मुझे लगता है 10-20 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें कई कॉन्सेप्ट हैं और वो सारे एक चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक ब्लॉक है, ये कह रहे हैं सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है? हाइड्रोस्टेटिक से ही मतलब हो रहा है कि जैसे आपका पानी है, ये पूरा बल्क पानी है, वहाँ पे कोई ब्लॉक रख दिया गया, वो स्फेरिकल ब्लॉक हो या ऐसे कुछ करके ब्लॉक हो, क्यूबिकल ब्लॉक हो, कुछ भी ब्लॉक हो, वो ब्लॉक अगर आप रख दोगे तो प्रेशर जो होता है, प्रेशर हमेशा पानी में, जो हमने बात की थी पहले लेक्चर में सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और फ्लूइड्स की बात की थी। सॉलिड में क्या होता है कि उसमें आप रेजिस्टेंस फोर्स लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेंसाइल कंप्रेशन सारा काम करता है। लेकिन जो वाटर होता है, फ्लूइड की बात करते हैं, जब फ्लूइड की बात करते हैं तो वो हमेशा कंप्रेसिव नेचर में होता है, क्योंकि प्रेशर जो होगा, प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव नेचर में होता है। प्रेशर का कॉन्सेप्ट आता है फ्लूइड्स में, इसमें सॉलिड्स में नहीं आता। मान लो आपका एक टैंक है बड़ा सा, इसमें वाटर भरा हुआ है और आपने इसमें एक ब्लॉक रख दिया, ये वाला ब्लॉक उठा के इसमें रख दिया, तो इसमें समझ रहे हो ये जो प्रेशर काम करेगा ना, ये प्रेशर इसको कंप्रेस करेगा, ऐसे कभी टेंसाइल नहीं होगा। ये चारों तरफ से इस ब्लॉक को कंप्रेशन में रखेगा। इसी प्रेशर को बोलते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। एक ब्लॉक है 3D में, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, उससे यह पता चलता है कि ये इसकी यूनिट क्या होगी, क्यूब में होगी, mm³ में होगी।
ठीक है। इस पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काम कर रहा है, मतलब कंप्रेसिव में काम कर रहा है, कंप्रेशन में। कोई पानी का, ऐसे इमेजिन करो कि कोई पानी का बल्क आपके पास रखा हुआ है, कोई बड़ा सा कंटेनर, उसमें छोटा सा ब्लॉक इस तरीके का रखा हुआ है mm³ का, उस पे पानी जो है उसमें कंप्रेसिव एक्ट कर रहा होगा कंप्रेशन में, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये प्रेशर कितना है, ये जो बल्क प्रेशर है ये कितना हुआ है, ये एक्ट कर रहा है 15 मेगापास्कल। ये डेल पी हम इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं, चेंज इन प्रेशर कर रहे हैं, अभी आप सिर्फ पी समझो। इस पे जो प्रेशर काम कर रहा है 15 मेगापास्कल। स्ट्रेस और प्रेशर की जो यूनिट होती है वो सेम होती है। स्ट्रेस क्या होती है, रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब ये प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, स्ट्रेस जो है ये रेजिस्टेंस फोर्स हमेशा सॉलिड बॉडी में आता है, लेकिन प्रेशर फोर्स हमेशा फ्लूइड्स में आता है। जब भी फ्लूइड की बात करते हैं तो प्रेशर फोर्स आता है। देखो डिफरेंस क्या है, दोनों की यूनिट सेम है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स इनपुट है और स्ट्रेस आउटपुट है। जैसे ये अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, सॉरी ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है। आउटपुट तब मिलता है जब आप इनपुट देते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स आप दे रहे हैं, रेजिस्टेंस फोर्स दे रहे हैं, तब आपको स्ट्रेस मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है कि प्रेशर आप देते हैं तो प्रेशर फोर्स मिलता है, ठीक है। प्रेशर फोर्स नहीं देते आप, प्रेशर फोर्स आउटपुट है और प्रेशर जो है ये इनपुट है। तो आप यहाँ पे प्रेशर दे रहे हैं, ध्यान से समझना चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मिस्टेक हो जाती है। कई बार बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न रखते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हमने एक और काम कर दिया, हमने क्या कर दिया, यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो की वैल्यू दे दी। यंग्स मॉडुलस हमने बार बार डिस्कस किया है, तो यंग्स मॉडुलस तो आपको पता ही हो जाना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या है 200 गीगापास्कल। इस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, डिस्कशन करने वाले हैं पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो ये क्या होता है, ये होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, और कहीं कहीं इसको हम मॉड में भी रख देते हैं ताकि हम इसको पॉजिटिव वैल्यू ले सकें। देखो इसमें से कुछ चीज़ें हमको रफ करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिख देता हूँ, म्यूजिकल टू ये E= 200 गीगापास्कल दिया था, म्यूजिकल टू 0.3 दिया हुआ है, ठीक है। ये पॉइजन रेशियो है। अब ये यहाँ से अब थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम चीज़ों को, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या होता है पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो को हम म्यू से इंडिकेट करते हैं, ये म्यू है, 0.3 दिया हुआ है। लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, लेटरल स्ट्रेन देखो यहाँ पे कुछ रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिया हुआ है आपके पास, लेकिन हम थोड़ा सा ऐसे बात करते हैं कुछ सिलेंड्रिकल ब्लॉक की, ये आपको समझने में आसानी होगी, बाकी सब में चीज़ें डिफरेंस सब में वही होता है, ठीक है। पॉइजन रेशियो क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे आपने फोर्स लगाया कोई P, तो ये लॉन्जिट्यूडनली कुछ ना कुछ इसमें डिफॉर्मेशन हुआ होगा, लेकिन जब लॉन्जिट्यूडनली कुछ डिफॉर्मेशन हुआ होगा तो उसके साथ साथ इसके डायमीटर में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आया होगा।
हम हमेशा सोचते हैं कि फोर्स लगा दिया हमने और हमें स्ट्रेस मिल गई, हमें डिफॉर्मेशन निकालना हुआ, डेल एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन में ए ई, ये हमने निकाल लिया डिफॉर्मेशन। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये तो सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल डिफॉर्मेशन है, आपने ये लेटरल डिफॉर्मेशन की बात नहीं की। जो ये डायमीटर में चेंजेस आए ना, इसका डायमीटर अगर मान लो ये डायमीटर क्या होता है, यही तो होता है डायमीटर, इसका डायमीटर डी है। तो भाई एक तार ले लो, इसको खींचोगे तो इसकी लंबाई तो बढ़ेगी। आपने बचपन में तार खींचा होगा, ये जो बिजली वाला तार होता है, इसको देखो अगर खींचो इसकी लेंथ बढ़ती चली जाती है, लेकिन इसका जो डायमीटर है ना ये पतला भी होता चला जाता है। वही है लेटरल स्ट्रेन, उसी को हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। मतलब कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल डी, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर अपॉन में चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ये क्या हो गई, ये तो आपने सुना था अभी तक ये क्या हो गई, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, और ये क्या हो गई, लेटरल स्ट्रेन। अब ध्यान से समझो, कई बुक्स में ऐसे दिया होता है म्यू इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, और ये मॉड भी लगा देते हैं। मॉड का मतलब हमने अभी कल ही डिस्कस किया था मैथमेटिक्स में, मॉड का मतलब होता है कि यहाँ से निकलने वाली वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होंगी। क्यों हम मॉड लेते हैं, क्योंकि लेटरल स्ट्रेन क्या होगी, डायमीटर कम होगा, यहाँ पे टेंसाइल है लॉन्जिट्यूडनल, लेकिन जो लेटरली काम कर रही है स्ट्रेन वो थोड़ा सा कम होगी, कंप्रेसिव में आ जाएगी एक तरह से। तो ये वैल्यूज नेगेटिव आ सकती हैं, और ये इस वैल्यू को नेगेटिव आ सकती है, इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए या तो मॉड ले लेते हैं या तो हम बाहर ही यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम म्यू की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव चाहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये आपको पॉइजन रेशियो की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या दी हुई थी आपके पास, 0.3। अब एक और टर्म्स आएंगे आपके सामने, वो टर्म क्या होगी, मुझे लगता है ये भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी आपको क्लियर हो गया होगा, और ये चीज़ें थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए ना। अब क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है, एक बार क्वेश्चन मैं देख लूँगा और समझा दूंगा आपको। जिसको क्वेश्चन दोबारा से देखना हो वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाएगा तो क्वेश्चन दिख जाएगा। अब 2-3 रिलेशन है, इस रिलेशन को समझना आवश्यक है। जैसे E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन किसके किसके बीच के हैं, जहां पे वेर E इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस है, G इज इक्वल टू क्या है, shear मॉडुलस है, shear मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देखो सिंपली मैंने पहले भी बताया था, E इज इक्वल टू अगर टेंसाइल स्ट्रेस एक्सियल स्ट्रेस अपॉन एक्सियल स्ट्रेन होता है तो G इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन होता है। ये G यही है, शेयर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको और भी डिटेल में जानने के लिए आगे क्वेश्चंस आएंगे, अभी के लिए बस इतना समझ लो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लंबा जा रहा है, ये क्वेश्चन लंबा जा रहा है, इसमें कई कॉन्सेप्ट आ गए हैं। अब तीसरा टर्म क्या आ गया, म्यू। म्यू अभी हमने डिस्कस किया था, पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो है, ठीक है। चौथा टर्म यहां पे आ गया के। के क्या होता है, बल्क मॉडुलस। जितने भी मॉडुलस है ना वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही होते हैं। बल्क मॉडुलस क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसे एक्सियल स्ट्रेस अपॉन एक्सियल स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस। शेयर मॉडुलस क्या हो गया, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। वैसे बल्क मॉडुलस मतलब होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। ये रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब
K इज इक्वल टू एक्चुअल में क्या होता है, K जो होता है ये होता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू होता है माइनस डेल पी अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है बल्क मॉडुलस का। बल्क मतलब बड़ी चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें, जैसे ये बल्क का कॉन्सेप्ट अक्सर किस में आता है, फ्लूइड्स में। जब भी फ्लूइड का कॉन्सेप्ट आएगा उसमें बल्क की चीज़ें आएंगी, बल्क की चर्चा होगी वहाँ पे। अब ध्यान से समझो, ये इज इक्वल टू होता है माइनस डेल पी अपॉन में डेल रो अपॉन में रो भी होता है। रो क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी किसकी, फ्लूइड की डेंसिटी। रो क्या होता है, फ्लूइड की, किसी फ्लूइड की डेंसिटी। आपने सुना है कि जो वाटर होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, वाटर को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इनकम्प्रेसिबल क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, जो अगर जो चीज़ों को कंप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको समझने के लिए कंप्रेसिबिलिटी टर्म आता है। कंप्रेसिबिलिटी होती है 1 अपॉन में K। 1 अपॉन में बल्क मॉडुलस जो होता है वो कंप्रेसिबिलिटी होती है। अगर बताओ कि अगर वाटर का जो चेंज इन रो है वो 0 होता है, चेंज इन डेंसिटी वाटर की कितनी होगी, 0 होगी, तो ये टर्म क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव 1 अपॉन 0। प्रेशर कुछ भी हो, अगर अपॉन में 0 आ रहा है तो टर्म क्या हो जाएगी, इन्फिनिटिव। और मुझे बताओ 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। अगर हम K की वैल्यू, ये ओवरऑल K की वैल्यू आएगी ना इन्फिनिटिव, वाटर के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ये K इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो ये कंप्रेसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब जब ये कंप्रेसिबिलिटी को कई बार हम बीटा से शो करते हैं, बीटा से। अगर भाई कंप्रेसिबिलिटी 0 है तो इसका मतलब वो इनकम्प्रेसिबल है, इसका मतलब ये इनकम्प्रेसिबल है। समझ में आया कि वाटर इनकम्प्रेसिबल क्यों होता है, इसलिए होता है। क्यों, क्योंकि उसकी बल्क मॉडुलस इन्फिनिटिव होता है। कहाँ से होता है, क्योंकि चेंज इन ये जो रो है ये 0 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी। बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन ये है, बल्क मॉडुलस जो है इसका फॉर्मूला ये है। वहाँ पे हमने क्या बात की थी इस क्वेश्चन में कि चेंज इन वॉल्यूम, सॉरी चेंज इन प्रेशर, चाहे वो प्रेशर जो आपका ये एक्ट कर रहा था ना, ये इस बॉडी पे प्रेशर एक्ट कर रहा था कोई, कि आपने वाटर में ये इसको रखा हुआ था किसी फ्लूइड में और यहाँ पे ये चारों तरफ से कोई प्रेशर एक्ट कर रहा था, ये क्या है। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव टर्म क्यों आता है, मैंने हमेशा बताया है पूरी इंजीनियरिंग में, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जहाँ पे भी नेगेटिव रखा गया इसका मतलब कि ये वैल्यूज़ कुछ नेगेटिव आ रही होंगी, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेल पी क्या है, डेल पी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कंप्रेसिव में है, कंप्रेशन को हम नॉर्मली नेगेटिव लेते हैं, टेंसाइल को हम पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए सो दैट हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आए। ठीक है, तो ये कंप्रेशन में है, तो चेंज इन प्रेशर, जो प्रेशर दिया हुआ था वो चेंज इन प्रेशर दिया हुआ था वो क्या था, मेगा पास्कल, 15 मेगा पास्कल। अब अपॉन में डेल वी अपॉन वी, पूछा क्या था उसमें, चेंज इन वॉल्यूम। ये बताओ डेल वी अपॉन वी क्या है, ये क्या है, डेल वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, और यही पूछा हुआ है। गिवन क्या था, वी दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 200 इंटू 100 इंटू 50 mm³। इस ब्लॉक का वॉल्यूम दिया हुआ है, बल्क मॉडुलस की वैल्यू नहीं दी हुई है। मुझे बताओ कि K इज इक्वल टू इतना होता है, आपके पास ये दिया हुआ चेंज इन वॉल्यूम निकालना था, ये दिया हुआ है, लेकिन बल्क मॉडुलस नहीं दिया हुआ है। बल्क मॉडुलस की जगह आपको क्या दिया हुआ है, E इज इक्वल टू 200 गीगा पास्कल दिया हुआ है और म्यू इज इक्वल टू 0.3 दिया हुआ है। मैंने सब की डेफिनेशन बता दी है। अब मुझे लगता है आपको निकालने में मुश्किल नहीं होगी। मैंने एक रिलेशन बताया था, E इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू।
यहाँ से के को अगर आप निकालना चाहेंगे के की वैल्यू को, तो ई अपॉन में 3 1 - 2 म्यू करके ये इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, कितनी वैल्यू इसकी निकल के आएगी? इसकी वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो k इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, ई की वैल्यू क्या है 200 गीगा पास्कल। इसको आप मेगा पास्कल में बनाओगे तो 10 पावर 3 मेगा पास्कल हो जाएगा। मेगा पास्कल का मतलब क्या होता है? न्यूटन पर mm स्क्वायर। मैं सारी यूनिट mm में लेके चल रहा हूँ और न्यूटन को न्यूटन में लेके चल रहा हूँ। कई बार किलो न्यूटन होता है तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। देखो यूनिट्स में हमेशा कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। 3 1 - 2 इंटू म्यू की वैल्यू क्या दी हुई है? 0.3। के की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी होगी। आपके पास गेट का वर्चुअल कैलकुलेटर अगर है तो अगर आप निकालेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, के की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है मेरे हिसाब से 16666.67। ठीक है, 67 ये आ रही है मेगा पास्कल में ना। के की वैल्यू मेगा पास्कल में आ रही है। अब आप चेंज इन वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको रफ कर दें ये पूरा फॉर्मूला को, आपके पास ये आ गई के की वैल्यू। अब यहाँ से अगर आप निकालोगे तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल पी इंटू वी अपॉन में डेल वी। अगर आप डेल वी निकाल रहे हो तो -15 मेगा पास्कल। अब चूंकि कंप्रेसिव में हमने लिया हुआ है, अगर आप देखो कंप्रेशन में लेते हो कि हमारा वैल्यू जो है -15 मेगा पास्कल थी, तब माइनस से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आप इसको माइनस नहीं ले रहे हो कि आप समझ रहे हो ठीक है कंप्रेसिव है, हम इसको 15 ले लेते हैं। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पे नेगेटिव रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनटू वॉल्यूम कितना है? ये 200 इंटू 100 इंटू 50 अपॉन में के की वैल्यू आ जाएगी के। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी? ये। अब इसको रख के देखो कितना आएगा आंसर। अगर आप इसको रखते हो तो आएगा 90 मेगा पास्कल। अगर आप 90 मेगा पास्कल नहीं आएगा, 90 आएगा। जो ये चेंज इन वॉल्यूम है, ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम जो होगा ये यूनिटलेस होता है, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? mm³ में होगा, अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम भी mm³ में होगा, तो ये कट जाएगा। लेकिन ये डेल वी जो आएगा ये 90 mm³ में आएगा। चेंज इन वॉल्यूम ये क्या आएगा? 90 mm³ में आएगा। देखो मैं आपके सामने ही कैलकुलेशन करता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि यार आपको भी उतनी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जितना मैं कर रहा हूँ, शायद मुझसे ज़्यादा, क्योंकि मुझे तो ये सारी चीज़ें पता है, मैं 10 सेकंड में इसका आंसर दे सकता था। लेकिन इस क्वेश्चन पे हमने इतना डिस्कशन इसलिए किया क्योंकि आपको एक एक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, देखो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। अ स्टील रॉड लेंथ L एंड डायमीटर D। एक कोई स्टील की रॉड है, स्टील की कोई रॉड है जिसकी लेंथ L है और जिसका डायमीटर जो है D है। ये कह रहे हैं कि फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड पे वो रॉड जो है वो फिक्स कर दी गई है। जो जो कहे बस उतना करते चलो। इसका डायमीटर D है, ठीक है, और इसकी लेंथ जो है L है, ये दोनों तरफ फिक्स कर दी गई है। इज़ यूनिफॉर्मली हीटेड टू अ टेम्परेचर राइज ऑफ ΔT। ΔT टेम्परेचर राइज तक ये यूनिफॉर्मली हीट की जाती है। द यंग्स मॉडुलस इज E एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा। द थर्मल स्ट्रेस इन द रॉड इज। ये कह रहे हैं कि अगर यंग्स मॉडुलस E है और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन अल्फा है, तो मुझे बता दो थर्मल स्ट्रेस कितनी होगी। अब आप देख रहे हैं कि इतने वीडियो में कम से कम 3 बार ऐसा आया है जब थर्मल स्ट्रेस पूछा गया है।
और ऐसा आज भी आता है। ये 2007 का क्वेश्चन है। कई बार मैं क्वेश्चंस में ये बताना भूल जाता हूँ कि गेट किस ईयर में आया हुआ है, लेकिन सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं ये किसी ना किसी साल में आए हुए हैं। ये गेट 2007 में आया हुआ है। अभी तक हम तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं थर्मल स्ट्रेस को। और थर्मल स्ट्रेस की डेफिनेशन मैंने बता दी थी। क्या होती है थर्मल स्ट्रेस की डेफिनेशन? थर्मल स्ट्रेस की डेफिनेशन होती है E अल्फा डेल टी। ये इसका फॉर्मूला होता है। थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है अल्फा डेल टी। थर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है? डेल एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा डेल टी। तो अगर कोई डिफॉर्मेशन पूछे डेल एल इज इक्वल टू, तो एल अल्फा डेल टी होगा। लेकिन इन सब में कंडीशन ये थी कि आप स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन जब मर्जी निकाल सकते हैं अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो। लेकिन स्ट्रेस तभी आती है जब वो बार फिक्स किया गया हो। अभी तक आपने जितनी भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहां पे बार आपके फिक्स नहीं थे, आपके स्ट्रेस डायरेक्टली जीरो आ जाती थी। देखो स्मार्ट तरीके से यहाँ पे आंसर किया गया है। अब क्या करेंगे, जो बच्चा उन कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहा होगा अभी तक के क्वेश्चन पे, वो सीधा पढ़ेगा थर्मल स्ट्रेस, भाई ये सारी चीज़ें दी हुई हैं ज़ीरो। लेकिन आप ध्यान से समझो तो ये कह रहे हैं बार जो है ये फिक्स है। और मैंने क्या बताया था कि अगर बार फिक्स होगा तो वहाँ पे स्ट्रेस आ जाएगी। और अगर स्ट्रेस आ जाएगी तो स्ट्रेस की तो एक ही फॉर्मूला होता है थर्मल स्ट्रेस का, E अल्फा डेल टी। यहाँ पे अल्फा क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? E अल्फा डेल टी। ये गलत होगा। ध्यान से समझना, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बार बार स्किप कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि सब कुछ आपको पता होता है फिर भी आप क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं। उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में स्पीड के साथ साथ, ठीक है। स्पीड तभी आ सकती है जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस तभी हो सकती है जब आप एक एक चीज़ों पे ध्यान से समझेंगे। मुझे लगता है आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।